एलएस कपलिंग के न्यूमेरिकल्स। हमने वो जो न्यूमेरिकल किए थे वो दो टाइप के कर लिए थे, 4 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 4 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे जे कपलिंग के न्यूमेरिकल्स के बारे में। क्लियर? तो देखो सबसे पहले जे कपलिंग का एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाती हूँ जो 2012 में आया हुआ है गेट में। क्वेश्चन सुनो क्या है। एक कॉन्फ़िगरेशन दी गई थी, क्वेश्चन डाल देती हूँ मैं। क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2012 में। क्वेश्चन है फाइंड आउट द टर्म्स arising from the electronic configuration आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, कौन सी दी वो 2s1 3d1। फाइंड आउट द टर्म्स अराइजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 3d1 विद द हेल्प ऑफ जे कपलिंग। कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जे कपलिंग हुई तो उसके बाद जो टर्म्स निकलेंगी वो कौन सी निकलेंगी विद द हेल्प ऑफ जे कपलिंग। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 3d1। ठीक है भाई, अब इस कॉन्फ़िगरेशन से इतना तो आपको पता लग गया है कि एक इलेक्ट्रॉन s में है और एक इलेक्ट्रॉन d में है। ये जो सिस्टम है ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसे हुआ, क्योंकि इसके लिए देखो n की वैल्यू भी अलग है, n इसमें 2 है इसमें 3 है। इसमें l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है 0 और d के लिए कितनी होती है 2। तो n और l दोनों की वैल्यू अलग अलग, तो सिस्टम कैसा हो गया नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले जे कपलिंग के लिए s1 की वैल्यू लिखो, किसके लिए s के लिए s1 की वैल्यू 1/2। d में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो s2 की वैल्यू भी 1/2। उसके बाद s के लिए l1 की वैल्यू कितनी होती है 0 और d के लिए 2। सबसे पहले अगर हमें जे कपलिंग निकालना है तो l और s को कपल करना पड़ेगा, इस तरफ भी s2 l2 कपल करना पड़ेगा। s2 और l2 की हेल्प से हम j2 निकालेंगे, s1 और l1 की हेल्प से हम j1 निकालेंगे। ठीक है, तो j1 निकालो, क्या होता है l1 + -1 s1, यानी कि j1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी l1 - s1 से लेके l1 + s1 तक। l1 - s1 2 l1 + s1। ठीक है, l1 - s1 0 - 1/2 0 - 1/2 2 0 + 1/2। तो कितनी वैल्यू आई j1 की 0 - 1/2 1/2 0 + 1/2 1/2। तो j1 की एक वैल्यू कितनी आ गई 1/2। s2 + l2, इससे क्या निकालेंगे j2 निकालो। j2 की भी सेम वैल्यू l2 - s2 2 l2 + s2 l2 - s2 2 - 1/2 2, कहाँ से कहाँ तक बेटा 2 + 1/2 2 - 1/2 दैट इज 3/2 2 2 + 1/2 5/2। तो देखो j2 की मेरे पास दो वैल्यू आ गई 3/2 और 5/2। अगर मैं यहाँ पे अलग से लिखूं j1 और j2 कितनी वैल्यू आई, j1 की तो वैल्यू आई मेरे पास 1/2 और j2 की वैल्यू आई मेरे पास 3/2 और 5/2। ठीक है, अब j1 और j2 कपल करेंगे, हमें कपलिंग कौन सी निकालनी है जे कपलिंग। तो l और s को कपल ना करके हमें क्या निकालना है j1 और j2 की कपलिंग निकालनी है। ठीक है, अब देखो j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी j1 - j2 2 j1 + j2। सबसे पहले दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन करो 1/2 और 3/2 का, फिर 1/2 और 5/2 का। ठीक है, तो 1/2 पहले इन दो टर्म्स को लेके चलो 1/2 - 3/2 2 1/2 + 3/2। कौन सी टर्म आई 1/2 - 3/2 माइनस का 1, लेकिन क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर तो क्या आएगा प्लस का 1 ही बाहर आएगा, तो ये क्या आ गया 1 1/2 + 3/2 2। तो j की दो वैल्यू आ गई, एक 1 और एक 2। नेक्स्ट में निकालो 1/2 और 3/2 का, इसको मैं लिखती हूँ, दूसरे को j डैश लिखती हूँ। तो 1/2 और 5/2, ठीक है 1/2 - 5/2 2 1/2 + 5/2
1/2 माइनस 5/2 कितना हो गया 2 और 1/2 प्लस 5/2 3। तो जे डैश की दो वैल्यू आ गई 2 3। अब देखो जे की टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जे की टोटल वैल्यू आ गई 1 2 और 3, 1 2 और 3। इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन का जब मैंने जे जे कपलिंग के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखनी चाहिए तो मेरे पास जे की वैल्यू आई 1 2 और 3। अब मेन बात सिर्फ यही है, जो जे की तीन वैल्यू है इनसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैसे लिखी जाए। एलएस कपलिंग में आपको पता था स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैसे लिखते थे। अब जे कपलिंग में ये टर्म लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इन टर्म्स को लिखे रहने देती हूँ, इसको लिखे रहने देती हूँ, सिर्फ ये साइड वाला मिटा लेती हूँ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो एक बार ये वैल्यू तो हमें भी चाहिए ना, तो इनको लिखे रहने देते हैं। देखो J1 की कौन सी वैल्यू है 1/2 और 3/2। तो इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैसे लिखी जाएगी, ऐसे लिखो 1/2 3/2। और इनसे आपको J की कौन सी वैल्यू लिखी है मिली है, जब आपने J1 J2 की कपलिंग करी तो J की कौन सी वैल्यू मिली 1 और 2। तो ऐसे लिखो 1 और 2। जब आपने 1/2 और 5/2 को कपल किया तो कौन सी वैल्यू मिली आपको 2 और 3, 1 2 सॉरी सिर्फ 2 और 3। ठीक है, तो ये आपके पास दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आ गई किस कपलिंग के थ्रू 2s1 3d1। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। जब आपने जे कपलिंग के थ्रू इसको कपल किया तो आपके पास दो टर्म आ गई कौन सी 1/2 3/2 में जे की वैल्यू 1 2, 1/2 5/2 में जे की वैल्यू 2 और 3। तो ऐसे आपको जे कपलिंग का न्यूमेरिकल निकालना है। ये न्यूमेरिकल जो था ये मैं आपको बताया गेट 2012 में आया हुआ था। ऐसे ही आसान न्यूमेरिकल आपके गेट के पेपर में पूछे जाते हैं। तो जे कपलिंग एलएस कपलिंग और उसके न्यूमेरिकल मैंने तीनों आपको समझाई है, थ्योरी भी प्लस उनके न्यूमेरिकल्स भी। अब जो अगला टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे जीमन इफेक्ट। ठीक है, जीमन इफेक्ट में दो इफेक्ट होते हैं, एक नॉर्मल जीमन इफेक्ट, एक एनोमलस जीमन इफेक्ट। तो एक बार को करते हैं, एक बार हम रिकैप ले लेते हैं कि हमने अब तक शुरू से लेकर अब तक क्या पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि जीमन इफेक्ट जो बेस है ना वो हमारे सबसे पहले वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा आपको याद है, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा पे ही जीमन इफेक्ट बेस है। तो सबसे पहले देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। एक बार रिकैप लो यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था बोहर मॉडल ऑफ एटम। सेकंड जो थिंग इसके बाद पढ़ी थी वो पढ़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, किसका हाइड्रोजन का। थर्ड जो था वो बोहर समरफेल्ड थ्योरी पढ़ी थी हमने। समरफेल्ड ने क्या क्या चेंज किए थे बोहर मॉडल ऑफ एटम में। ठीक है, बोहर समरफेल्ड थ्योरी पढ़ी थी। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल किए थे इस पे बोहर मॉडल ऑफ एटम पे कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। उसके बाद हमने एलएस कपलिंग करी है, उसके न्यूमेरिकल, देन जे कपलिंग, और बीच में छोटे छोटे टॉपिक जो हमने पढ़े जैसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या फिर गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ऐसे ऐसे टॉपिक इनके बीच में बहुत जरूरत है पढ़ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं जे कपलिंग के बाद कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन एटम का रहा ना, मान लो एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसने एक्सप्लेन किया, बोहर ने एक्सप्लेन किया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। जब आप उसको हाई रेजोल्यूशन में देखते हैं तो मैंने क्या बताया था कि वो स्पेक्ट्रा अच्छे से विजिबल नहीं था, यानी कि उसकी स्पेक्ट्रल लाइन बोहर मॉडल के एक्सप्लेनेशन से नहीं दिख रही थी। तो किसने चेंज किया, उसने समरफेल्ड ने उसमें चेंज किया। समरफेल्ड के एक्सटेंशन के बाद जो इसकी स्पेक्ट्रा की लाइंस थी, जब आप उसको किसी, मान लीजिए ये मेरे पास कोई लाइन है, मैं एग्जांपल लेती हूँ बाल्मर सीरीज का। ये ऐसी बाल्मर सीरीज की लाइन कौन बता रहा था, बोहर मॉडल ऑफ एटम बता रहा था। लेकिन जब हमने इसको एक हाईली रेजोल्यूट माइक्रोस्कोप में देखा तो ये जो लाइन थी इसकी फाइन स्प्लिटिंग हो गई, यानी कि ये लाइन फर्दर और लाइंस में डिवाइड होती चली गई ऐसे। इस चीज को एक्सप्लेन किसने किया था, समरफेल्ड नाम के साइंटिस्ट ने किया था कि हाइड्रोजन की जो लाइन है वो अलग अलग कैसे स्पेक्ट्रा में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, अब इन्हीं को आगे फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट हो रहा है, क्या नाम था उसका, पीटर जीमैन। साइंटिस्ट का नाम नोट करो, नाम है उसका पीटर जीमैन। इस पीटर जीमैन नाम के साइंटिस्ट ने 1896 में आपको एक बात बताई कि अगर किसी एटॉमिक स्पेक्ट्रा को छोड़ो, आप किसी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की एक सिंगल लाइन को
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वह कैसे स्प्लिट होती है। यहाँ तक जो बात थी वो उस टाइम तक थी जब आपने बाहर से कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया था, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना कोई मैग्नेटिक फील्ड। ये स्पेक्ट्रा सिर्फ उस टाइम तक ही काम करेगा जब आप बाहर से कोई फील्ड अप्लाई नहीं करते। जब बाहर से कोई फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये लाइन कैसे स्प्लिट होती है, ना तो उसको बोहर बता पाए ना समरफेल्ड। तो साइंटिस्ट आए पीटर जीमैन नाम के, उन्होंने क्या बताया, जब आप किसी सिंगल लाइन को या फिर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो लाइन अलग तरीके से स्प्लिट कैसे होती है। इसी इफेक्ट को बोला जाता है जीमैन इफेक्ट। एक बार डेफिनेशन लिखो फिर समझना अच्छे से। देखो ये नाम आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा, पीटर जीमैन नाम का। इसी के ऊपर आपका बेस्ड है जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट बेटा ये जो टॉपिक है ना ये आपके पेपर के लिए बहुत ही जरूरी है। जीमैन इफेक्ट इसमें से 110% क्वेश्चन आता ही आता है। When an atomic spectra is put inside an external magnetic field, then splitting is observed. Then splitting is observed. This is known as Zeeman effect. इसी को क्या बोला जाता है? Zeeman effect. हम किसी और एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात ना करके हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। मान लीजिए उसमें से मैं कोई लाइन उठाती हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे फेमस लाइन कौन सी बताई थी मैंने? बाल्मर लाइन। ये मैंने बाल्मर लाइन उठा ली उसमें से, ठीक है। अभी इसके ऊपर कोई फील्ड अप्लाई नहीं है तो ये लाइन किसी और लाइन में स्प्लिट नहीं हुई। ये एक सिंगल लाइन है किसकी? हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा की। अब अगर इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा को किसी बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये जो लाइन है वो फर्दर स्प्लिट हो जाएगी। कैसे? देखो इधर। अब मैं कहूँ ये कंडीशन कब है? जब मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। When there is no magnetic field, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया है। दूसरा केस देखो, एक सिनेरियो यहाँ बनाती हूँ नीचे। अब मान लीजिए मैंने इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो सिंगल लाइन थी बाल्मर की लाइन, ये 3 लाइन में टूट जाएगी, ठीक है। बीच वाली लाइन को आप बोलते हैं पाई, साइड वाली को आप बोलते हैं सिग्मा। ये जो सिंगल लाइन थी बाल्मर की, ये कंडीशन किस टाइम है? जब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। When there is some external magnetic field, तो आपकी जो बाल्मर की लाइन है वो 3 लाइन में टूट गई। बीच वाली लाइन कौन सी बोली जाएगी? पाई लाइन। साइड वाली कौन सी बोली जाएगी? सिग्मा। एक बात ध्यान रखने की क्या है, इस जीमन इफेक्ट में जो ये लाइंस होती हैं पाई और सिग्मा के बीच में जो डिस्टेंस है वही इस वाले पाई और सिग्मा के बीच में, यानी कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड में जो सिग्मा लाइंस बनी है वो पाई से इक्वी डिस्टेंस है। इस पॉइंट को लिखो, पाई एंड सिग्मा लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस, आर इक्वी डिस्टेंट, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंट, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये दोनों लाइन बोली जाएगी सिग्मा, ये बोली जाएगी पाई। पाई लाइन की खासियत क्या है? पैरेलल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उसके वेक्टर के क्या होगी? पाई वाई लाइन उसके पैरेलल होगी। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो पाई की जो लाइन आएगी वो भी ऐसे आएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है तो पाई की जो लाइन है वो भी इसी तरह से होगी। सेकंड देखो, सिग्मा लाइन की क्या खास बात है? सिग्मा की जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर।
तो आपने नॉर्मल इस अब देखो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। मैंने ऊपर बताया जीमन इफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल जीमन इफेक्ट, एक होता है एनामोलस जीमन इफेक्ट। हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं नॉर्मल जीमन इफेक्ट की। उस केस में क्या होता है नॉर्मल जीमन इफेक्ट में, जैसे मैंने ये सिंगल एटॉमिक स्पेक्ट्रा की लाइन ली है, तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में एक सिंगल एटॉमिक स्पेक्ट्रा की लाइन ही ली जाती है। यानी कि आप सिंपल एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखते हैं किसी भी एटम का, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा उठाया और उसमें से भी एक सिंगल लाइन उठाई है, कौन सी, बाल्मर वाली। तो बाल्मर लाइन में जब मैंने उस पर बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये जो लाइन थी वो 3 लाइन में टूट गई। कौन सी पाई और साइड में 2 सिग्मा। सबसे पहली बात तीनों एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होती है। दूसरी बात पाई जो है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर फील्ड के पैरेलल होगी और सिग्मा वाली जो लाइंस होगी वो क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब इस इफेक्ट क्या बोला जाता है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, नॉर्मल जीमन इफेक्ट। नॉर्मल जीमन इफेक्ट, ठीक है। इस केस में क्या होता है, सिंगल लाइन इज ऑब्जर्व। आप केवल एक ही लाइन को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मैंने बाल्मर को ऑब्जर्व किया तो केवल एक ही लाइन को ऑब्जर्व किया जाता है। अब पढ़ेंगे जैसे नॉर्मल जीमन इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं नॉर्मल और एनामोलस जीमन इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ही बात है, यहाँ पे आपने एक सिंगल लाइन को ऑब्जर्व किया है, उसमें आप एक इस सिंगल लाइन की फाइन स्प्लिटिंग को ऑब्जर्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने उसकी फाइन स्प्लिटिंग नहीं दिखाई, लेकिन अगर मैं बाल्मर की फाइन स्प्लिटिंग की बात करूँ और उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँ तो ये लाइन कैसे टूटेगी, सिर्फ उसको समझाया जाएगा, यानी कि लाइन कैसे स्प्लिट हो जाएगी फिर। ठीक है, तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट हमने समझ लिया, अब समझेंगे हम एनामोलस जीमन इफेक्ट। तो एक इफेक्ट हमने पढ़ लिया नॉर्मल जीमन इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट पढ़ते हैं एनोमलस जीमन इफेक्ट। ठीक है, लिखो एनोमलस जीमन इफेक्ट। इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा लिया था हमने वो एक सिंगल लाइन ली थी। इसमें क्या करेंगे, स्पेक्ट्रा तो लेंगे लेकिन किस टाइम लेंगे, जब वो स्पेक्ट्रा अपने फाइन सेक्शन में स्प्लिट हो चुका होगा। ठीक है, ये क्या बताता है, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग in the presence of external magnetic field. Fine structure splitting in the presence of external magnetic field. क्लियर। अब हम बात करते हैं, जैसे पिछले में एग्जांपल लिया था मैंने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा का, इसमें एग्जांपल लेती हूँ मैं सोडियम एटम के स्पेक्ट्रा का। तो देखो सोडियम एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है, सबसे पहले बात सुन लो, जब वो अपने फाइन सेक्शन में स्प्लिट होता है तो वो 2 लाइन में स्प्लिट होता है। कौन सी 2 लाइन में, दोनों को मैं बना देती हूँ। इस तरफ उसकी एक लाइन होती है D1, इधर लिखती हूँ मैं उसकी लाइन D2। ये जो होता है उसकी होती है 5896 एंगस्ट्रॉम पे और इसकी वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉम पे। मुझे ये चीज याद नहीं है बट शायद यही होता है। ठीक है, अगर कहीं से थोड़ी गड़बड़ हो तो आप मैच कर लेना, बट इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आप एक नॉर्मल सी बात याद रखो कि सोडियम एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है वो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग में 2 रेडिएशंस में स्प्लिट हो जाता है, एक D1 और एक D2। एक ही वेवलेंथ ये होती है, दूसरी वेवलेंथ वो होती है। ठीक है, अब जब आप इसको पहला केस देखो, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। सेकंड, जब आपने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये जो सिंगल लाइन है D1 ये अब 4 लाइन में टूट जाएगी। कौन सी पाई, सिग्मा। पाई की जो प्रॉपर्टी मैंने पहले बताई थी कि इसमें किस टाइम है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इसमें भी जो पाई है वो क्या है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक वेक्टर, और जो सिग्मा है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक वेक्टर। ठीक है, यही केस हमने किसमें पढ़ा था, नॉर्मल जीमन इफेक्ट में पढ़ा था, और यही किसमें पढ़ रहे हैं हम, एनामोलस जीमन इफेक्ट में पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें एक डिफरेंट बात क्या है, पाई और पाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो पाई और सिग्मा के बीच में नहीं है, यानी कि जो ये लाइंस में स्प्लिट हुआ है इस
केस में पाई और पाई आपस में एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे है, जबकि पाई और सिग्मा दूसरे से कम डिस्टेंस पे है, यानी कि जो लाइन है वो इक्वी डिस्टेंट नहीं है। सेकंड केस में देखो, जब मैं D2 की बात करूं तो ये भी सोडियम एटम का स्पेक्ट्रा है, वो क्या है, उसकी फाइन फ्लक्स स्प्लिटिंग है। ये कब केस है, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। और जब इसी में आप मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस लगा देते हैं, यानी कि आप बाहर से कोई फील्ड अप्लाई कर देते हैं, एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये जो सिंगल लाइन है वो 6 लाइन में स्प्लिट हो जाएगी। दो लाइन पाई और 4 लाइन कौन सी बनेगी, सिग्मा। तो यहाँ पे भी वही बात है, पाई जो है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और सिग्मा जो है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। लेकिन देखो यहाँ पे पाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो पाई और सिग्मा के बीच में नहीं है, वो सिग्मा और सिग्मा के बीच में नहीं है, यानी कि जिन लाइंस में स्प्लिट हुआ है वो लाइंस इक्वी डिस्टेंट नहीं है। तो नॉर्मल अफेक्ट और एनॉमल जीवन इफेक्ट में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल जीवन इफेक्ट उस टाइम होता है जब आप सिंपल किसी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की एक सिंगल लाइन के बारे में बात करते हैं और उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। एनॉमल जीवन इफेक्ट उस टाइम पे होता है जब आप उसी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की या किसी भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की फाइन सेक्शन स्प्लिटेंस लेते हैं और फिर उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या दिखता है, एनॉमल जीवन इफेक्ट। अब यहाँ तक कि आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में नॉर्मल और एनॉमल्स के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो जानने के लिए आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।